हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बीएनएस के चैप्टर 17 में, जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है, चौथा पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि आपका जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ये हमने देखा था। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपका छल और रिश्ती के बारे में, यानी कि आपका चीटिंग क्या होती है, किस प्रकार से की जा सकती है और ये कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे छल और रिश्ती में क्या अंतर है, इसको भी विद केस लो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगी एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर 17 में छल के बारे में, तो यहाँ पे छल और रिश्ती के बारे में धारा 318 से धारा 328 तक में बताया गया है। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बेसिक बात यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे छल क्या होता है, छल में जो टर्म्स आई है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, छल की अगर हम बात करते हैं तो छल यहाँ पे 2 प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। पहला छल है आपका जो आपराधिक छल, जो आपका भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है। पहले आईपीसी में था, अब यहाँ पे आईपीसी से यहाँ पे कहाँ आ गया है, जब नया लॉ आ चुका है चूँकि, तो यहाँ पर धारा 318 में छल को परिभाषित कर दिया गया। पहले अगर यहाँ पे छल की बात की जाए तो धारा 415 में था छल, छल की परिभाषा बताता था। छल के लिए दंड 417 में था। उसी तरह 418 और 420 भी छल के बारे में डिस्कस करता था। अब यहाँ पे 415, 417, 418, 420 जो है, इन सभी धाराओं को कहाँ कर दिया गया, एक धारा में मर्ज कर दिया गया, धारा 318 में। ये तो होगी आपराधिक छल। दूसरा आता है सिविल छल। सिविल छल का मतलब होता है एक प्रकार जो आपका कपट होता है। कपट कहाँ पे बताया गया है, जो आपका संविदा अधिनियम है उसकी धारा 17 में। संविदा अधिनियम की धारा 17 क्या कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को छिपा के बेईमानी करना, ठीक है, किसी ऐसे तथ्य को छिपाना जो सामने वाला नहीं जानता हो, ठीक है, और आप कहते हो कि ये बात सही है बिल्कुल, और उस तथ्य को आप छिपाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से कपट कर रहे हो, लेकिन कपट में बेईमानी नहीं आती है। इतना याद रखिएगा, अगर बेईमानी शब्द जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, वो आपराधिक छल कहलाएगा। तो ये हो गया आपका सिविल छल। और आपराधिक छल की बात करें तो आपराधिक छल आपका जो क्रिमिनल में बताया गया है, क्रिमिनल एक्ट में बताया गया है, ये 2 तरह के हैं। पहला कहता है बेईमानी पूर्वक किसी को उत्प्रेरित करना। अभी किस प्रकार से उत्प्रेरित करेगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है साहस है शरीर के विरुद्ध, अगर कोई छल करने के बारे में सोच रहा है, जैसे किसी ए है, ठीक है, बी के शारीरिक या मानसिक या ख्याति से संबंधित अगर कोई छल करना चाहता है, तो वो क्या हुआ, उसके शरीर के विरुद्ध हो रहा है। ख्याति का मतलब क्या होता है, ख्याति की एक गुडविल होती है जो उससे जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे उसको क्षति पहुंचाने के लिए अगर कुछ नुकसान करता है, कुछ करता है, एक्ट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, वो छल कर रहा है एक प्रकार से। किस प्रकार से कर रहा है, उसके शरीर के विरुद्ध कर रहा है, मानसिक रूप से कर रहा है, ख्याति के रूप में कर रहा है। ये 2 तरह के यहाँ पे छल बताए गए हैं। अब एक टर्म और आती है आपकी, जो है आपका प्रवंचना। आप देखोगे इसमें प्रवंचना आपको देखने को मिलेगा, प्रवंचना होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, प्रवंचना जो है आपकी एक मेंस रिया है, जो आपका इंटेंशन बताता है, इंटेंशन शो करता है। क्योंकि विदाउट इंटेंशन किया गया कार्य, यानी बिना आशय के अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो कोई अपराध नहीं होता है। अगर आपने कोई अपराध कर भी दिया और आपका इंटेंशन नहीं था, आपका आशय नहीं था, जिसपे मेंस रिया नहीं थी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जनरल एक्सेप्शन में आपको बचाव मिल जाएगा। जनरल एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें बहुत सारी सेक्शन थी कि अगर गलती से कोई अपराध हो जाए, एक्सीडेंटली अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बचाव मिलता है। नशे की हालत में हो, और नशा की हालत कैसा है कि आपने किसी अन्य ने पिला दिया है, ज़बरदस्ती पिला दिया है, ठीक है, तो ये इस सभी दशाओं में क्या होता है, यहाँ पे छूट मिल जाती है, आपको सज़ा नहीं मिलती है, या अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिल जाती है। अगली बात समझ में ये हो गई। तो आपका मेंस रिया क्या हो जाएगी, जो आपकी प्रवंचना इसमें बताया गया ना, वही क्या है, एक मेंस रिया है। दूसरा चीज़ इसमें बताया गया है कि जब विश्वास कराया जाए कि कोई बात सत्य है, जबकि उसे पता हो कि वह असत्य है। मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक अंगूठी है, ठीक है, अब यहाँ इस अंगूठी में जो एक नग लगा हुआ है वो क्या है, हीरे का है, जबकि मुझे पता है कि वो हीरे का नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ,
उस तथ्य को छुपा रहा हूँ, और तथ्य को छिपाने के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको उत्प्रेरित कर रहा हूँ कि आप मुझे क्या करें, कुछ धन उधार दे दें और इसके बदले मैं आपके पास गिरवी रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो उत्प्रेरित कर रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहा हूँ, किसी सत्य, जो आपको कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो सत्य नहीं है, आपको विश्वास करवा रहा हूँ, उत्प्रेरित कर रहा हूँ कि आप मुझे धन दे दो। तो ये क्या होगा कि मैंने आपको क्या किया है, प्रवंचित किया है। दूसरी चीज़, प्रवंचना कब नहीं होगा ये भी देख लीजिए, कि जब मैंने बताया कि आप ये जो एक रिंग है, एक अंगूठी है, इसमें क्या है कि एक नग लगा हुआ है जो हीरे का है, लेकिन जब आप देख रहे हो, सामने वाला देख रहा है कि जो अंगूठी को, और उसको ये मामूली यहाँ पे अगर जांच पड़ताल करता और उसको पता चल सकता था कि जो नग लगा है वो नकली है, तो यहाँ पे प्रवंचना नहीं कहलाएगा। अगर आपको, या फिर आपको सत्यता का एक ज्ञान था, तो भी यहाँ पे प्रवंचना नहीं होगी। अगर आप कहते प्रवंचित हो गए थे, तो यहाँ पे प्रवंचना ये नहीं कहलाएगी। अगर आपको सत्यता का एक ज्ञान था, फिर भी आपने मेरी बातों का भरोसा किया, तो ये क्या है, प्रवंचना नहीं कहलाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे प्रवंचना के दो प्रकार भी देख लेते हैं। प्रवंचना के दो प्रकार यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे दो तरह से, सबसे पहला आता है सक्रिय प्रवंचना, एक्टिव यहाँ पे बात करता है। ठीक है, और दूसरा आता है निष्क्रिय, निष्क्रिय प्रवंचना। सक्रिय प्रवंचना का मतलब क्या होता है, कोई प्रवंचना किसी कार्य या आचरण के साथ किया जाए तो वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका सक्रिय प्रवंचना। यानी कि मैं कुछ ऐसा एक्ट कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा हूँ जिसके द्वारा आप क्या हो रहे हो, तो आपके साथ छल हो रहा हो, प्रवंचना हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सक्रिय प्रवंचना। अब जैसे असत्य को सत्य बताना, मैंने एक दुकान खोल के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जूते रखे हुए हैं। मैंने ब्रांडेड जो शूज़ आते हैं जैसे एडिडास के हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे शूज़ आते हैं जो ब्रांडेड है, वुडलैंड के हो गए। तो इसको मैंने क्या किया, इसकी कॉपी रख ली मैंने। अब मैंने क्या किया, कोई ग्राहक आया, जैसे बी नाम का एक बंदा आया, मैंने उसको क्या किया, इसको चिपका दिया। किस तरह से चिपकाया, मतलब कि यहाँ पे जो शूज़ में इसको दिखा रहा था, मैंने बोला कि ये बिल्कुल ब्रांडेड है और आपको सस्ते में बिल्कुल मिल रहा है। और मैंने भरोसा किस तरह दिलाया कि ये क्या है, बहुत दिन से सेलिंग पे था, बिका नहीं, इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको सेल कर दे रहा हूँ कम दाम में। बाकी शूज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांडेड है। इस तरह से मैंने इसको बताया, इसको भरोसा दिलाया, और ये मैंने क्या किया, एक कंडक्ट किया, एक आचरण कर रहा हूँ उसके साथ, एक एक्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मैंने सामने वाले को क्या किया, प्रवंचित किया। किस तरह से किया, किसी असत्य बात को सत्य बताकर। मुझे पता है कि वो शूज़ ब्रांडेड नहीं थे, फिर भी मैंने उसको बेचा सत्य बताकर। तो ये क्या किया, मैंने सक्रिय प्रवंचना किया, जिसके माध्यम से उसके साथ छल हुआ। दूसरी चीज़ कहता है कि निष्क्रिय प्रवंचना, जब कोई व्यक्ति किसी बात को छुपाता है। मैंने कोई एक्ट नहीं किया, कोई आचरण नहीं किया, लेकिन मैंने किसी तथ्य को छुपाया। तथ्य को क्या छुपाया, जैसे मैंने क्या किया, एक रिंग थी, एक अंगूठी थी, अंगूठी को मैं आपके पास ले गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपको उत्प्रेरित किया कि ये जो अंगूठी है इसमें एक हीरे की नग लगा हुआ है, आप इसको रख लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, उधार दे दो, इसको गिरवी रख लो, मैं बाद में आके ले जाऊँगा। जबकि मुझे पता है उस अंगूठी के बारे में, ये तथ्य है कि उसमें जो नग लगा हुआ है वो बिल्कुल नकली है, असली जैसा लगता है लेकिन है नकली। तो यहाँ पे मैंने इमरजेंसी बता के सामने वाले से जल्दी जल्दी में पैसे ले लिया। तो मैंने क्या किया, एक किसी तथ्य को छुपाया है, उस तथ्य को छिपाने के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, प्रवंचना कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय प्रवंचना हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका। अब मैंने बताया था एक संविदा अधिनियम में कपट बताया था, तो कपट क्या होता है और छल क्या होता है, पहले इसको भी देख लो, क्योंकि कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया ना कि तथ्यों को छुपाने के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कपट किया जाता है। अगर उसमें बेईमानी जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, वो छल हो जाएगा। अगर बेईमानी शब्द नहीं है उसमें तो क्या होगा, वो आपका कपट ही रहेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि अगर छल में से बेईमानी शब्द हटा लिया जाए, अगर जो आपका चीटिंग है,
चीटिंग में अगर बेईमानी शब्द जो हुआ है, बेईमानी को अगर हटा लिया जाए तो बेईमानी हटाने के बाद क्या बन जाएगा, वो कपट बन जाएगा। और कपट कहाँ से डील होगा, सेक्शन 17 में जो बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि कपट कब होता है, जब आप कोई एग्रीमेंट करते हो या फिर कोई किसी के साथ संविदा करते हो और उसके साथ कुछ तथ्य को छिपाने के माध्यम से क्या करते हो, यहाँ आप कपट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका कपट हो गया। तो बेईमानी शब्द अगर जुड़ गया कपट में तो क्या हो जाता है, वो छल बन जाता है। सिविल से क्रिमिनल बनने में क्या होगा, क्या चाहिए, एक बेईमानी चाहिए, डिसऑनेस्टली चाहिए। अब कपट पूर्वक हमारे बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में कहाँ परिभाषित है, तो भारतीय न्याय संहिता के धारा 2(9) में परिभाषित है। कहाँ परिभाषित है, धारा 2(9) में। ये मैंने बताया था कपट पूर्वक, जब डेफिनेशन पढ़ा रहे थे तो कपट पूर्वक क्या होता है उसको केस लॉ के माध्यम से हमने बताया था। अब यहाँ पे एक जस्टिस बकली थे, जस्टिस बकली के द्वारा यहाँ पे परिभाषा दिया गया किसकी, कपट की, कि कपट क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया, ये केस था लंदन ग्लोब फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1903 का मामला था। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार उत्प्रेरित किया जाए कि सामने वाला जो है संपत्ति को परिदत्त करने लगे तो क्या कहलाता है, वो कपट कहलाता है। ये जस्टिस बकली के द्वारा दिया गया एक परिभाषा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कपट पूर्वक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें धारा अब 318 की, तो 318 हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की, ठीक है, बेरेक्ट से। अब इसको हम देखें, धारा 415, धारा 417, 418 और 420, ये 4 सेक्शन थे जिसको धारा 318 में अब यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है, छल। अब छल को यहाँ पे जब पहला क्लॉज देखेंगे तो पहला क्लॉज को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है नहीं डायरेक्ट में, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। पहला चीज़ में क्या है, पहला जो आपका पैरा बताता है वो बताता है आपको प्रवंचना के बारे में, और दूसरा बताता है आपका साआशय। साआशय किसके विरुद्ध, जो आपके बॉडी के अगेंस्ट है, ठीक है, मानसिक रूप से जो आपको प्रताड़ित करने, आपकी ख्याति को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब किया जाए तो क्या कहलाता है, और साआशय शरीर के विरुद्ध अपराध के बारे में संबंधित है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ प्रवंचना की बात की जाए तो प्रवंचना के बारे में क्या कहता है, प्रवंचना क्या होती है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रवंचना क्या है, आपकी एक मेंस एरिया बताता है कि आपका इंटेंशन क्या था, और आपका इंटेंशन क्या था, छल करने का। किस प्रकार से छल करने का, अब यहाँ पे देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रवंचना कर उस व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। 2 तरीके हैं, पहला आता है कपटपूर्वक, दूसरा आता है बेईमानी। तो आपको अगर कपटपूर्वक और बेईमानी से उत्प्रेरित किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, ताकि किसी संपत्ति को कोई व्यक्ति क्या कर दे, परिदत्त कर दे। मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे प्रवंचित किया। प्रवंचित क्या किया कि आप बी के पास, मान लीजिए क्या है, एक दुकान है, मैं गया आपके पास, यानी ए, जो ए नाम का बंदा है वो गया है बी के दुकान पे। अब इसने बताया कि ये एक सिविल सर्वेंट है ए, और यहाँ पे बी के जो पास में एक कार्यालय है वहाँ पे पोस्टेड है। अब यहाँ पे झूठे मूठे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया, और यहाँ पे उसने बी से क्या कर लिया, कुछ माल उधार लिया कि इससे क्या करेगा, पैसे वापस कर देगा बाद में। अब यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या है कि इसको बेईमानी से उत्प्रेरित करके, कपटपूर्वक उत्प्रेरित करके कि बी से सामने वाले जो है उससे संपत्ति को ले लेना। संपत्ति जब दे दे तो मेरा इंटेंशन क्या हो जाएगा कि मैं उसको पैसे वापस करूँगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे प्रवंचित किया जाता है तो क्या कहलाता है, आपका एक छल कहलाता है। आगे बात समझ में, पहला पैरा समझ में आया कि अगर सामने वालों को छल किस तरह से कर रहे हो, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करके, किस प्रकार से आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि सामने वाला को, आपको कोई संपत्ति है आपको डिलीवर कर दें, तो ये हो गया आपका छल। दूसरा पैरा की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पैरा आता है साआशय। साआशय कोई कार्य या लोभ करने के लिए प्रवंचित किया है। मैंने क्या किया, आपको कोई कार्य करने के लिए या फिर कोई लोभ करने के लिए। लोभ का मतलब क्या होता है कि आपकी ड्यूटी थी करना, लेकिन मैंने ऐसा प्रवंचित किया कि आपने ड्यूटी नहीं किया।
पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसकी काम क्या होता है कि अपनी ड्यूटी करना, लोगों की, जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी क्या होती है कि लोगों की भलाई करना। अब कोई एफआईआर करवाने जा रहा है तो एफआईआर प्रॉपर तरीके से लिखें, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन मैंने आपको इस प्रकार से प्रवंचित किया कि आप उसकी एफआईआर लिख ही नहीं रहे हो, आपको मैंने छल कर किए, प्रवंचित किया, कोई कार्य करके या लोप करके। और उस कार्य या लोप से क्या हो रहा है, जो एक्ट हो रहा है, जो ओमिशन हो रहा है, उसके माध्यम से किसी को शारीरिक नुकसान हो रहा है, मानसिक नुकसान हो रहा है, ख्याति कुछ से संबंधित, या फिर सांपत्तिक नुकसान हो रहा है। चारों यहाँ पे इंजरी आ गई। इंजरी कितने प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति और सांपत्तिक होती है। ठीक है, अगर इन चारों को क्या हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो क्या कहलाता है कि मैंने आपसे क्या किया, आशय कोई कार्य या लोप करके प्रवंचित किया। और इस तरह से अगर प्रवंचना के कारण अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या सांपत्तिक यानी संपत्ति से संबंधित कोई नुकसान होता है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये छल कहलाता है। अगली बात समझ में। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि तथ्यों का बेईमानी से छिपाया जाना। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हम छिपा रहे हैं, जैसे मैंने रिंग वाली यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अंगूठी वाले कि नग क्या है, नग इसमें हीरे का लगा है, मैंने ऐसा बताया आपको, लेकिन वो उसमें क्या है, ये वो नकली लगा हुआ था। अब इस तथ्य को अगर मैं छिपा रहा हूँ, तो इस तथ्य को अगर छिपा के मैं बेईमानी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक प्रवंचना माना जाएगा और यहाँ पे ये एक चीटिंग कहलाएगा। आई होप अब ये पूरा आपका छल क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे अब छल के दंड की बात करते हैं। तो छल अगर कोई करता है किसी के साथ, नॉर्मली जनरली यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा है या जुर्माने से, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। या तो आपको 3 साल की सज़ा होगी, और 3 साल तक की होने के बाद भी यहाँ पे अगर जज साहब चाहें तो आपको सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ सकते हैं, या फिर आपको चाहें तो सज़ा भी हो सकती है, यानी कारावास भी होगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगली बात सुनिए। अब छल के एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करते हैं। अगर छल के और भी गंभीर अपराध की बात करें तो यहाँ पे ये आता है कि इस अज्ञान के साथ छल करना कि संभाव्य है कि उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाया जाए। यानी कि जब मैं छल कर रहा हूँ किसी को, तो मुझे प्रॉपर नॉलेज है, यहाँ पे नॉलेज की बात करता है, ठीक है, ज्ञान की बात करता है कि मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि यहाँ पे पूरी संभावना है कि अगर मैं किसी के साथ छल कर रहा हूँ तो उसको सदोष हानि होगी ही होगी, ऐसी संभावना पूरी है। तो यहाँ 5 वर्ष तक की सज़ा हो बढ़ गई, यही 3 वर्ष कहाँ बढ़ गया आपका 5 वर्ष तक, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे बात समझे। अब आपका जो धारा 420 लगता था, अब कहाँ पे आ गया है, धारा 318 का सब क्लॉज 4 में। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि छल के परिणाम स्वरूप संपत्ति परिदत्त होने, मूल्यवान प्रतिभूति जो हस्ताक्षर मुद्रांकित है मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किए जाने योग्य है, पर दंड। यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी, यहाँ तक जो दंड पनिशमेंट देखा, उसमें सिर्फ छल हो रहा था। यहाँ पर अभी तक प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई थी। अब जैसे ही प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है तो यहाँ पे कारावास कितना बढ़ जाएगा, 7 वर्ष तक हो जाएगा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। मैंने आपको प्रेरित किया था ना कि ये अंगूठी ले लो, गिरवी रख लो और मुझे पैसे दो। अब तो आपसे मैंने सिर्फ छल किया था, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी, वो क्या होगा, अब यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी आपको 7 वर्ष तक वाली पनिशमेंट। या फिर मैंने आपसे कोई ऐसे आपको उत्प्रेरित किया और आपसे कोई ऐसी कोरे कागज़ में मान लीजिए हस्ताक्षर ले लिए, ठीक है। अब हस्ताक्षर लेने के बाद अब वो क्या कर सकता हूँ, मैं उसको मूल्यवान प्रतिभूति में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर उस पर हस्ताक्षर ले लिया और उसको मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जाने योग्य हो गया है वह कागज़, और मुझे परिदत्त कर दिया गया, मुझे डिलीवर कर दिया गया है, तो यहाँ पे कारावास कितना होगा, 7 वर्ष तक हो जाएगा। और साथ ही साथ जुर्माना, यहाँ पे या जुर्माना नहीं है, यहाँ पे सज़ा तो होगी कारावास तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जुर्माना का भी लगाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है धारा 319। धारा 319 अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे एग्रीवेटेड फॉर्म और आ गया उसका। अभी तक मैंने सिर्फ छल किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा हूँ, धारा 416 और धारा 419 इसके बारे में। तो प्रतिरूपण द्वारा छल का मतलब क्या होता है कि मैं क्या आपसे, ठीक है, मैंने क्या किया, ए है और ए ने क्या किया, पुलिस की वर्दी बाकायदा पहनी, पुलिस वाला नहीं है लेकिन पुलिस की बाकायदा वर्दी पहना। अब यहाँ पे गया बी के पास, बी के पास गया, उससे कुछ पैसे ऐंठने लगा कि वो पुलिस वाला है, भाई पुलिस वाले तो डरते हैं लोग। तो यहाँ पे जैसे पुलिस वाले यहाँ पे गया
तो यहाँ पे उसके बताने लगा कि आप ये अपराध है किया है, ये ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा नाम आया है। अगर ये डराने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने क्या किया, उसको पैसे दे के शांत करवाया। अब यहाँ पे जैसे ही इसने क्या क्या किया, पैसे उसे दिया इसको, तो इसने क्या किया, ए ने प्रतिरूपण द्वारा छल, यानी कि उसको यहाँ पे उत्प्रेरित कर रहा है, उपदेश दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये पुलिस वाला है, जबकि वो पुलिस वाला नहीं था। यानी कि किसी के अन्य का रूप बताकर, किसी अन्य को बताकर, जबकि वो जानता है कि वह पुलिस वाला नहीं है या फिर अन्य अधिकारी नहीं है, फिर भी वो उस तरह का यहाँ पे एक्ट करता है और सामने वाले छल करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रतिरूपण द्वारा छल कहलाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि जहाँ जब कोई यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी देता हूँ, रुक जाओ। अब यहाँ पे कहता है कि कोई अन्य व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति उपदेश छल कर रहा है वो कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल कर रहा है कि मैं वह व्यक्ति हूँ, या फिर एक व्यक्ति को किसी अन्य के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या फिर अव्यपिष्ट करके कि कोई अन्य व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ए है और बी, ए को क्या था, ए ने बी को उधार पैसे दिए थे और बी ने क्या बताया कि बी के पास पैसे आ गए थे, तो बी ने बोला कि भाई ए तुम आके अपना पैसा लेके जाओ। तो ए ने क्या, फ़ोन पे बात हो रही थी, ए ने बोला कि ठीक है मैं अपने आदमी को भेजता हूँ, अब 5,000 रुपये तुम दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे बंदा था डी नाम का, ये सारी बातें सुन रहा था। अब सारी बातें सुन रहा था। अब यहाँ पे बाद में सुनने के बाद क्या पहुँचा, बी के पास, बी के पास पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पे जब बी के पास पहुँचा तो बी से क्या बोला कि मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है किसने, ए ने। अब यहाँ पे अब ए के द्वारा तो कोई ऐसा बंदा भेजा नहीं गया था, तो ए के द्वारा भेजे जाने वाले बंदे का, यानी ए के द्वारा जो भेजे जाने वाला व्यक्ति था उसका रूप बताकर कि वह व्यक्ति है और इससे 5,000 रुपये की डिमांड करता है। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से छल कर रहा है, और ये प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है जिसको ए भेजने वाला था, ठीक है। तो ये कहलाता है आपको प्रतिरूपण द्वारा छल। अब यहाँ पे एक स्पष्टीकरण सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कहता है कि प्रतिरूपण जो किया गया है वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, अपराध माना जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति की प्रवंचना किया जा रहा है, यानी जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया जा रहा है वो सही में है भी या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रतिरूपण किया है और इसके साथ छल किया है तो आपको यहाँ पे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, और सज़ा कितनी मिलेगी, 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे बात समझ में, तो छल क्या होता है और प्रतिरूपण द्वारा छल क्या होता है, आगे बात समझ में, ये है आपका। अब यहाँ पे धारा 320 से 323 आप पढ़ सकते हो, हेडिंग याद कर सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ। आप जाके पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हो। अब वहीं अगर हम बात करें रिश्ती की, तो धारा 320 रिश्ती की बात करता है, जो आपका धारा 425 से 427 और धारा 440 था, अब कहाँ आ गया, धारा 320 में आ गया है। अब रिश्ती को क्या बोलते हैं, मिसचीफ बोलते हैं। मिसचीफ क्या होता है, कि किसी की संपत्ति को नुकसान करना, आपको भले ही आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो लेकिन सामने वाले को नुकसान कर देना, तो ये क्या कहलाता है कि आप क्या कर रहे हो, रिश्ती कर रहे हो। जैसे ए है और ये बी है, ठीक है। अब बी के पास कार थी, अब ए जो है उससे बहुत जलता था बी से कि उसके पास इतने संपत्ति है, कार है, ये सब है। अब ए गया उसके बी के कार में खरोच मारने लगा। अब ए क्या कर रहा है, ए को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन बी का क्या हो रहा है, सदोष हानि हो रही है ना। उसको कोई ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन ये जलन के मारे क्या करता है कि उसके कार में स्क्रैचेस मारता है ताकि उसकी उपयोगिता कम हो जाए। अगर वो बी बेचना भी चाहे तो उसकी उपयोगिता कम हो जाए, उसके मूल्य कम हो जाए। तो ये क्या हो जाता है, ये इसने क्या किया है, एक रिश्ती कारित की है कि सामने वाला को मतलब जो नुकसान कर रहा है उसका भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन सामने वाले को नुकसान हो जाए। ये क्या कहलाता है, एक रिश्ती कहलाता है। तो यहाँ पे परिभाषा खंड क्या कहता है कि जो कोई इस आशय से यह संभाव्य जानते हैं कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को, अब 2 लोग हैं, या तो पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक को मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप नुकसान पहुँचा रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर कुछ ऐसा प्राइवेट व्यक्ति है उसको क्या कर रहे हो, सदोष हानि कर रहे हो या नुकसान कारित कर रहे हो।
ठीक है, या फिर संपत्ति का नाश कर रही। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आपको हेडिंग यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि पब्लिक को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो प्राइवेट व्यक्ति है, उसको क्या कर रहे हो, सदोष हानि कर रहे हो या सदोष नुकसानकारी कर रहे हो। या फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसका नाश कर रहे हो, या फिर उस प्रॉपर्टी की संपत्ति में ऐसी तब्दीली कारित करते हो, उस ऐसा परिवर्तन कर देते हो कि उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये रिष्टी कहलाता है, ये मिसचीफ कहलाता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या कोई व्यक्ति से अपने ही प्रॉपर्टी की रिष्टी कारित कर सकता है कि नहीं। अपने ही प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी मेरी है तो क्या अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान करके रिष्टी कारित कर सकता है, रिष्टी का अपराध कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बताना। बाकी अगर नहीं हो तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पष्टीकरण नंबर 1 है। स्पष्टीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि रिष्टी के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। अब यहाँ पर अब जो अपराधी है, जो रिष्टी कारित कर रहा है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अपराधी का या इंटेंशन हो, अपराधी का आशय हो कि सामने वाले को नुकसान कारित हो या हानि हो। अब यहाँ पर ए जो है, ए ने क्या किया, बी की एक कार खड़ी थी पार्किंग में। अब वहाँ पे अब ए खड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े खड़े उसने क्या कर दिया, एक लकड़ी लिया हुआ था और उससे खरोचने लगा। ठीक है, खड़ा था, टाइम पास कर रहा था, इसे खरोचने लगा। अब यहाँ पे ए का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो जो बी है यानी संपत्ति का स्वामी है, उसको कोई नुकसान कारित किया जाए, उसको जानता तक नहीं है मान लीजिए। फिर भी यहाँ पे क्या करता है, उसको खरोच मारता है, तो इसने क्या किया, एक रिष्टी कारित की है, क्योंकि उसके स्वामी को तो नुकसान तो हो रहा है ना, भले इसका इंटेंशन ना रहा हो। अब यहाँ पे कहता है यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या संभाव्य जानता है कि वो क्षति करके किसी को नुकसान या हानि कारित कर रहा है। अब यहाँ पे भाई उसकी कार पे स्क्रैच अगर मार रहा है तो वहाँ पे इसका यह तो संभाव्य जानता है ना, इतना तो जानता है कि सामने वाले को कुछ नुकसान हो रहा है। यहाँ पे उसका इंटेंशन भले ना हो कि वो नुकसान कारित करने का उसके स्वामी को, लेकिन यहाँ पे आवश्यक सिर्फ इतना ही पर्याप्त है रिष्टी के लिए कि उसको इतना नॉलेज होना चाहिए, संभाव्य जानता हो कि उस क्षति से क्या हो रहा, सामने वाले को नुकसान होता हो। तो ये क्या कहलाएगी, ये रिष्टी का अपराध कारित हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन की जरूरत नहीं है कि आपका इंटेंशन हो ही कि सामने वाले को यहाँ पे नुकसान कारित हो। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब देखिए ये है कि कोई ऐसी संपत्ति है, ठीक है, ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो। यानी कि अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि किसी को क्या कोई ऐसा व्यक्ति स्वयं की प्रॉपर्टी को नुकसान करके निर्दिष्टि कारित कर सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, कर सकता है, अपनी ही प्रॉपर्टी की रिष्टी कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी ये जॉइंट यहाँ पे ऑनर थे, किसके, एक घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा, इन दोनों ने मिलकर एक घोड़ा खरीदा था। अब यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पे ए और बी जब मन किया तो लेके चले गए घोड़े को, दौड़ा के लाए, रख दिए, ठीक है, बांध दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक दिन ए जो है एक मन में आया कि काम करता हूँ, इस घोड़े को जाके बेच देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही इसके मन में आया तो ये बी के तो यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई बी भी क्या है, एक संयुक्त तो मालिक है उसका। अब बी से परमिशन लिए बिना क्या करता है, ए जाके घोड़े को बेच देता है। भाई प्रॉपर्टी ए की भी थी, ऐसा नहीं है कि ए की नहीं है, ए की भी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे बेच देता है, तो ए ने क्या किया, उसने अपनी ही प्रॉपर्टी की रिष्टी की है। रिष्टी क्यों की है, क्योंकि सामने वाले की भी परमिशन लेनी थी और यहाँ पे उसने नहीं लिया, तो ये क्या किया, अपने ही प्रॉपर्टी को यहाँ पे करके रिष्टी कारित की है। अब रिष्टी के लिए यहाँ पर पनिशमेंट की बात करते हैं तो रिष्टी के लिए पनिशमेंट है 6 महीने तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर इसका एग्रीवेटेड फॉर्म की बात करते हैं, गंभीर अपराध की बात करते हैं रिष्टी की, तो अगर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति है, उसको क्षति करके रिष्टी कारित करता है, तो यहाँ पे 6 महीने वाली पनिशमेंट बढ़ जाएगी, 1 वर्ष तक हो जाएगी। यानी 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या फिर जुर्माने से, या तो दोनों से दंडित किया जाएगा।
अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है कि अगर जिस चीज़ की रजिस्ट्री की जा रही है, ठीक है, अब जिस प्रॉपर्टी की नुकसान कारित किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये से अधिक है, किंतु यहाँ पर 1,00,000 रुपये से कम की है, यानी 1,00,000 रुपये तक की है और 20,000 से अधिक की है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान कारित किया जाता है तो वहाँ पे 2 वर्ष तक की सज़ा होगी, ठीक है, 6 महीने अगर सरकारी प्रॉपर्टी है तो 1 वर्ष, अगर 20,000 रुपये से अधिक की यहाँ पे वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की जिसको नुकसान किया गया है या और 1,00,000 रुपये तक की है तो 2 वर्ष तक की सज़ा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे और यह है कि 1,00,000 रुपये से अधिक की है तो फिर क्या होगा, अगर 1,00,000 रुपये से अधिक की यहाँ पे है तो 5 वर्ष, वही जो कारावास है वो 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष हो जाएगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर मान लीजिए मृत्यु या उपाधि सदोष अवरोध कारित करने या मृत्यु उपाधि सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रजिस्ट्री की जाती है, यानी कि आप किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कारित करने के लिए रजिस्ट्री कारित करते हो, और रजिस्ट्री किस चीज़ की तैयारी करने के साथ करते हो कि अगर मैं जो रजिस्ट्री कर रहा हूँ अगर इसको किसी ने रोकने आया, ठीक है, किसी ने रोका या फिर कुछ किया तो क्या करूँगा, उसकी मृत्यु पर कारित कर दूंगा या उपाधि कर दूंगा या सदोष अवरोध कर दूंगा या फिर इसका भय उत्पन्न करूंगा। अगर इन सब की तैयारी करने के बाद अगर रजिस्ट्री करते हो तो 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो पनिशमेंट दोनों में सेम नहीं है, 5th क्लॉज और 6th क्लॉज में। 5th क्लॉज में क्या कहता है कि अगर यहाँ पे 5 वर्ष या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर कहता है कि मृत्यु उपाधि या सदोष अवरोध की तैयारी करने के बाद रजिस्ट्री करते हो तो यहाँ पे 5 वर्ष तक होगा ही कारावास, साथ ही साथ जुर्माना की बात करता है और जुर्माने की बात करता है। यहाँ पर क्या है, या जुर्माने की बात करता है। आगे बात समझ में, तो ये छल और रजिस्ट्री समझ में आए। अब छल और रजिस्ट्री में अंतर देख लीजिए। छल और रजिस्ट्री के अंतर देखिए, यहाँ पे कहता है कि छल की परिभाषा धारा 318 में बताई गई है और रजिस्ट्री की परिभाषा धारा 320 में बता दी गई है। दूसरा क्लॉज है कि छल में कपट या बेईमानी पूर्व आशय निहित होता है, जबकि रजिस्ट्री में आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्री में आपका इंटेंशन आवश्यक नहीं होता है, आपका इंटेंशन नहीं भी है लेकिन आपको संभाव्य है कि यहाँ पे संभावना है कि इससे नुकसान कारित हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, वो रजिस्ट्री का अपराध बन जाएगा। लेकिन छल के लिए कपट या बेईमानी पूर्वक आशय निहित होना आवश्यक है। वहीं अगर तीसरे अंतर की बात करते हैं तो छल में प्रवंचना निहित होती है। छल में क्या होता है, आपका प्रवंचना होता है, धोखा देने का एक उद्देश्य होता है। लेकिन रजिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हो तब भी चलेगा, रजिस्ट्री का अपराध बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, छल में संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, यानी कि जब किसी के साथ आप चीटिंग करते हो, ठीक है, तो चीटिंग करते समय ना आप उसको उत्प्रेरित करते हो कि सामने वाला जो है अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दे, डिलीवर कर दे। परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करते हो तो ये क्या होता है, छल कहलाता है। लेकिन जबकि रजिस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर डिलीवर नहीं होता है, यहाँ पर उस संपत्ति का नाश होता है या फिर उसके जो मूल्य है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करते हो, तब्दीली कर देते हो, उसका परिवर्तन कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका रजिस्ट्री। नेक्स्ट आता है, छल में संपत्ति के स्वामी को संपत्ति से प्रवंचित करने का आशय रहता है, यानी कि जब आप छल करते हो तो जो संपत्ति है, संपत्ति का स्वामी जो है, उस संपत्ति का जो मालिक है उससे प्रवंचना करने का आशय रहता है, धोखा देने का उद्देश्य रहता है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्री में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें कोई इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉलेज है, संभावना है कि उससे यहाँ पे रजिस्ट्री हो सकती है, नुकसान हो सकता है उस प्रॉपर्टी के मालिक को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, इसको ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अब रजिस्ट्री के कुछ गंभीर अपराध की बात करते हैं तो धारा 325 जो आपका धारा 428 और 29 था, 2 धारा थे, जीव जंतु के बारे में बात करता था। तो यहाँ पे कहता है जीव जंतु को वध करने या उसके विकलांग करने द्वारा, अगर किसी जीव जंतु को वध किया जाता है, जैसे देखे होंगे एक समय पे एक हाथी को क्या जहर वहर दिया गया था और ठीक है उसको विकलांग अगर किया जाता है, तो इस तरह के अगर किया जाता है ना, वध किया जाता है, विष दिया जाता है, विकलांग किया जाता है, निरुपयोगी बनाया जाता है, यानी कि किसी उपयोग के नहीं हो रहे, इस तरह से अगर किया जाता है ना तो क्या माना जाएगा, वो रजिस्ट्री किया है उन्होंने जीव जंतु के विरुद्ध और यहाँ पे 5 वर्ष तक की सज़ा होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर बात करें 436 से 436 और 438 वाली धारा जो आईपीसी में थी, इसको धारा 326 में कर दिया गया है। क्षति, जलप्लावन, अग्नि, विस्फोटक पदार्थ द्वारा रजिस्ट्री, अगर अग्नि के द्वारा जलाकर, आग जलाकर या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा यहाँ पे अगर रजिस्ट्री की जाती है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट है, ठीक है। अब आप इसको हेडिंग याद रखिएगा, बाकी अंदर आप पनिशमेंट देखना हो पनिशमेंट देख सकते हो।
वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें धारा 327 की, तो धारा 437 हुआ करता था। तो रेल वायुयान तल्लायुक्त या 20 टन, तल्लायुक्त मतलब जो डबल डेकर जिसे बस वगैरह होती है उस तरह की, या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापत बनाने की आशय से अगर रिष्टी की जाती है तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिष्टी किस प्रकार से की जा सकती है। चोरी आदि करने की आशय से जलयान को साहस से भूमि या किनारे पर चढ़ा देना। अगर किसी का जलयान है, ठीक है, नाव है, नाव को क्या करते हो कि इस आप ए नाम का बंदा है, ठीक है, बी का नाव था। अब ए का इंटेंशन क्या था कि बी के नाव जो है वो चोरी हो जाए, तो इसने क्या किया, जो किनारे नाव को क्या किया, एक किनारे पर चढ़ा दिया, भूमि या फिर उसके किनारे पर, अब ताकि इस नाव को क्या कर लिया जाए, चोरी कर लिया जाए। तो उसके द्वारा यहाँ पे रिष्टी कर रहा है, तो यहाँ पर इसको पनिशमेंट है। तो इस तरह से मेन जो रिष्टी की पनिशमेंट थी ऊपर मैंने बता दिया था, बाकी 325 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 326 से आप पनिशमेंट दे सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये है आपका चोरी, सॉरी यहाँ पे छल और रिष्टी, और छल और रिष्टी में अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार, ये क्या होता है। अब ये कब आपराधिक अत्याचार गृह अत्याचार बनता है, गृह भेदन कब होता है, रात्रो गृह भेदन कब होता है, प्रच्छन्न गृह भेदन, गृह अत्याचार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।